हेलो बच्चों, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन विद लिमिट्स और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में विदाउट लिमिट के इंटीग्रेशन होगा। और आई होप एवरीबडी माइट बी हैविंग सम आइडिया फ्रॉम फिजिक्स। तो चलो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, integration is the reverse process of differentiation, that is, if derivative of fx is gx, then integral of gx will be fx. मीन्स इफ f का डेरिवेटिव अगर g है देन gx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, fx। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लिया ऐसे लिखा हुआ है gx इंटू डी एक्स बराबर fx प्लस सी, तो ये देखो दिस इज इंटीग्रल साइन। ठीक है, इससे तो हमें ये पता लग रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, ये है जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड एंड इसको हम इंटीग्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो dx है दिस इज डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, इट इंप्लाइज इंटीग्रेशन is with respect to x। इससे हमें यह पता लगता है कि x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद यह आ गया fx। fx इज कॉल्ड इंटीग्रल और डेरिवेटिव का उल्टा है तो इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव भी बोलते हैं और प्रिमिटिव। ठीक है, c क्या है, c इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये है कि देखो अगर मैंने बोला कि f का डेरिवेटिव g है तो g का इंटीग्रल f होना चाहिए। तो g का इंटीग्रल वो चीज़ होना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करके वापस g आ जाए। ठीक है, तो g का इंटीग्रल निकालने का मतलब क्या है, आई एम सपोज टू फाइंड ए फंक्शन जिसका डेरिवेटिव g आ जाए। तो अगर मान लिया f को डिफरेंशिएट करके g आ रहा है तो f में अगर हमने 4 जोड़ दिया तो उसको डिफरेंशिएट करके भी g आएगा। f में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो उसको डिफरेंशिएट करके भी g आएगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट फंक्शंस आ जाएंगे। तो उस इनफाइनाइट फंक्शंस को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस c कर दिया। अब c की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, अलग अलग यू विल कीप गेटिंग डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब ये है, जैसे अगर मान लिया मैंने साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos x आएगा। अब cos x को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो नाउ आई एम सपोज टू फाइंड ए फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके cos x आ जाए।
तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में डिफरेंशियल एलिमेंट, इसके बारे में वैसे डिफरेंशिएशन में बात हो चुका है। तो dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, अगर dfx लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश एक्स इंटू साथ में dx लिख दिया। मतलब अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है d साइन एक्स तो हम ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस एक्स आ गया और साथ में dx लिख दिया। ठीक है। फोर्थ, मान लिया अगर d ई रेज़ टू पावर t लिखा है तो हम ई रेज़ टू पावर t को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, तो वो आ जाएगा ई रेज़ टू पावर t। इसमें वेरिएबल t है तो इसलिए साथ में क्या लिखेंगे, dt, dx नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स। और ये वैसे हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं। मान लिया हम बोले कि d tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स z का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, तो साथ में dz लिख दिया। ठीक है, एक और लिख दिया, मान लिया सिक्स्थ इज d, मान लिया साइन इनवर्स एक्स क्यूब लिख लिया। इसको देखो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक तो अगर हम केवल साइन इनवर्स से छुटकारा पाना चाहें, एक्स क्यूब को अगर मैं एक वेरिएबल मानूं तो आई कैन राइट डाउन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये एक्स रेज़ पर 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डी एक्स क्यूब, ऐसे लिख दिया चलेगा, क्योंकि एक्स क्यूब को 1 मिनट के लिए मैंने टी की तरह ट्रीट कर लिया तो ये आ गया। और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डी एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स रेज़्ड पर 6। दिस इज अलाउड। ठीक है, ये सब चल जाएगा। दिस इज थर्ड पॉइंट। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक रूल्स। फर्स्ट, अगर के टाइम्स एफ एक्स लिखा है, मतलब हमने के इंटू एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, एफ एक्स इंटू टी एक्स, ये हो गया। सेकेंड, अगर मान लिया एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिखा है, सम का इंटीग्रल निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को सेपरेट कर दिया, एफ एक्स का इंटीग्रल अलग प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रल अलग। तो अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, इंटीग्रल को सम पे या डिफरेंस पे ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे ऑफ कोर्स ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड रूल क्या हो गया, इफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी, देन अगर देखो हमें एफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और मान लिया मेरे को पता है कि आंसर जी एक्स आ रहा है, जी एक्स प्लस सी, देन अगर कोई तुमसे ये पूछे कि एफ टी को इंटीग्रेट करना है डी टी, मतलब एफ टी डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, तो देखो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली हर जगह एक्स की जगह टी लिखा हुआ है, तो हमारे भी आंसर में एक्स की टी आ जाएगा। तो जी एक्स की जगह हम क्या बोलेंगे, जी टी प्लस सी। ठीक है, सी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है
कि यहाँ पे जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है उसमें अगर मान लिया टी के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा है तो केवल उतना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी dx की जगह dt होना चाहिए, तभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब इन दोनों में जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ वहाँ पे अगर हमने t रख दिया और कोई भी फालतू x या t नहीं आना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बोलूँ साइन टी डी टी क्या होगा, तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो अगर मेरे को केवल प्लस का साइन चाहिए तो हम माइनस कॉस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो माइनस कॉस टी लिख लिया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर ऐसे लिखा है ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट, 1 मिनट के लिए मैंने अगर एक्स स्क्वायर को टी बोला तो ये ई रेस्ट पर टी डी टी हो गया, मतलब ई रेस्ट पर टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में ही है, तो ई रेस्ट पर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर टी ही आएगा, ई रेस्ट पर टी प्लस सी ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये देखो क्रूशल है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स लिखा होता तो ये आंसर आता ही नहीं, अगर यहाँ डी एक्स स्क्वायर की बजाय डी एक्स लिखा होता तो हम ऐसे कर ही नहीं पाते, क्योंकि अभी तो हमने क्या बोला है कि ई रेस्ट पर मान लिया एक्स डी एक्स, तो ई रेस्ट पर एक्स ही होगा, ई रेस्ट पर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर एक्स ही होगा, तो यहाँ पे ई रेस्ट पर एक्स की jगह एक्स स्क्वायर हो गया, तो डी में भी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, तभी वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं विद न्यू आर्ग्यूमेंट दैट इज एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ बेसिकली x होगा तो फिर ये फंक्शन इंटीग्रेबल ही नहीं है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो वो तुम्हें जानने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो मैंने तुम्हें ऐसे ही एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, तो अगर f(x) का इंटीग्रल gx है तो ft dt का इंटीग्रेशन gt हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये हो गया। एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ इंटीग्रल ऑफ f(x) dx इज इक्वल्स टू gx प्लस सी, देन इससे पहले वाले केस में तो क्या था कि अगर हम x की जगह पे कुछ नया एक्सप्रेशन ले आए, t ले आए, तो सेम एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड। बस उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर जगह t आना चाहिए, dx में भी यहाँ पे dx में भी dx की बजाय dt होना चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, मान लीजिए फिजिक्स के क्वेश्चन भी ढंग से नहीं होते, तो उनके लिए शुरू में ऐसा एक हम हैबिट डाल सकते हैं शुरू के लिए, बहुत शुरू के 10, 20, 50 क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद तो इट विल बी हैबिट, देन इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, कि जैसे जो भी मैंने आंसर लिखा ना ये, ठीक है, तो इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करके देख लें, तो अगर डिफ्रेंशिएट करके ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ जाए तो गड़बड़ है। तो अब देखो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो तो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर आएगा इंटू 2x और आएगा, तो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर आ गया, 2x तो नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर को जो अभी हमने ये लिखा है इसके हिसाब से 2x dx लिख सकते हैं, तो फिर जो है सब कुछ फिर फिक्स हो गया कि 2x भी आ गया, ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर भी आ गया, देन इट इज़ फाइन। तो अगर मेरे को कहीं पे भी शुरू में शक लग रहा है कि ये पता नहीं आंसर सही है गलत तो नहीं हो गया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारा आंसर आए उसको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं कि ये आया है या नहीं आया। अगर यहाँ dx लिखा होगा तब तो सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करके देखना है बस, और कुछ चेक नहीं करना कि ये वाला एक्सप्रेशन आया या नहीं आया। अगर यहाँ dx के कुछ और लिखा है तो इसको भी dx की फॉर्म में लिख लो, ये सब यूज़ करके, ठीक है, जैसे हमने बोला f'(x) dx, फिर देख लो कि दोनों तरफ मैच हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो अभी हमने क्या बोला कि f(x) का इंटीग्रल मान लिया मेरे को पता है, देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b टाइम्स dx, ये ठीक है। इसमें अंतर क्या है कि जो फंक्शन f(x) यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इंटीग्रल साइन और dx के बीच में जो भी लिखा है हमें उसी को इंटीग्रेट करना है f(x) को, तो अगर उसमें
एक्स की जगह एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, लीनियर के अलावा कुछ भी होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ तो आ गया, बट यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे तो dx वैसे ही लिखा है जैसे यहाँ पे dx है। सही है। अंतर क्या है इसमें और इसमें? इसमें तो आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ तो साथ में dt भी चेंज हुआ। इसमें क्या हुआ? केवल आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ, fx की जगह f ऑफ ax प्लस b आया, f ऑफ लीनियर आया, ठीक है, बट dx चेंज नहीं हुआ, dx वैसे ही रहा। तो पहली बार तो जो आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ उसके ऊपर भी कंडीशन है कि केवल वो लीनियर ही अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, g ऑफ ax प्लस b, ठीक है। बस इसको हमने नए आर्ग्यूमेंट a से डिवाइड कर, मतलब gx में x की जगह नया आर्ग्यूमेंट लिख लिया ax प्लस b, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर लिया, प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? बहुत सिंपल है। अगर देखो f ऑफ ax प्लस b इंटू dx लिखा है तो आई कैन राइट डाउन ax प्लस b इंटू dax प्लस b, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि d3x प्लस 4 क्या लिखा होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 आएगा, तो 3dx आएगा। तो ऐसे ही ये जो dx है, अगर इसको मैंने dax प्लस b लिखा तो यहाँ से क्या आएगा, a dx आएगा, जहाँ पे a कांस्टेंट है। अगर a कांस्टेंट हो, ये दोनों बराबर तो है नहीं क्योंकि ये मैच कर रहा है, इन दोनों में यहाँ पे a एक्स्ट्रा आ रहा है, उस a को एडजस्ट करने के लिए हम बाहर लिख सकते हैं 1/a, ठीक है। अब लीनियर जो हमने बोला है उसका रूल यही है कि अगर लीनियर होगा तभी उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे लीनियर की बजाय कुछ और होता, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, साइन होता, तो फिर हम ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस वाले केस में जब हम इसको मान लिया क्वाड्रेटिक होता है, इसको मैं लिखता है dax² प्लस bx प्लस c, तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आती है वो x का फंक्शन एक्स्ट्रा आता, तो फिर उस x के फंक्शन को हम बाहर ले जा ही नहीं पाते, और बाहर नहीं ले जा पाते तो ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए। तो इसीलिए दिस विल ओनली वर्क फॉर लीनियर एंड ये हमारा फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, तो इसलिए अलग से बताया जा रहा है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ऐसा लिखने से ऐसे हो गया ft dt। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया कि अगर fx dx पता है तो ft dt क्या होगा, सिंपली gt होगा। तो अगर fx dx gx है तो ft dt gt हो जाएगा। gt मतलब gax प्लस b होल डिवाइडेड बाई a प्लस c, ठीक है, ये हो गया। ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ हो गया, ठीक है। अब शुरू में तो जैसा मैंने बोला कि अगर किसी भी फंक्शन को वैसे तो जैसा मैंने ये भी बोला है कि इतने दिनों से फिजिक्स तो पढ़ ही रहे होगे, फिजिक्स में तो खूब इंटीग्रेशन चाहिए होता है, 11 से पढ़ रहे होगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग बिल्कुल जीरो होंगे इंटीग्रेशन में, कुछ ना बेसिक फंक्शन तो इंटीग्रेट हो ही जाते होंगे सबसे ना। फिर भी शुरू में जब हम इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस चालू करते हैं तो हमें उल्टा सोचना होता है कि मेरे को ऐसा सोचना होता है कि आंसर क्या है जिसका डेरिवेटिव ये हो जाए, जिसको भी हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमसे पूछा जाए कि इसका इंटीग्रल क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ये सोचेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स का, तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं भूलेंगे, और स्पेशली बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं, सही। बाकी तो IIT JEE में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्लस सी और माइनस सी के कोई हमें ऐसा ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना तो है ही नहीं आंसर। ये हो गया, ये ठीक है। दिस इम्प्लाइज अगर मान लिया ऐसे लिखा हो dx/√1 माइनस 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला जाए तो देखो हम इसमें सोचेंगे कैसे कि 2 माइनस 3x एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हम ये सोचेंगे कि अगर मैं उस लीनियर एक्सप्रेशन को हटा के x लिखूँ 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में, ये ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फिजिकली लिख रहे हैं, इसको हटा के 1 मिनट के लिए हम x लिखें, तो ये ऐसे आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आई विल थिंक 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका
डेरिवेटिव है तो वो हमें पता लगेगा साइन इनवर्स एक्स का। तो इस फॉर्मूले में एक्स की जगह मतलब कोई अगर ये बोलेंगे ना ये तो क्वाड्रेटिक लिखा है, क्वाड्रेटिक से तो मतलब ही नहीं है, वो तो हमने एफ ऑफ समथिंग बोला है। अब ये जो फंक्शन एफ है वो तो कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है, साइन ई रेज़ टू पावर एक्स कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे भी सेम फंक्शन है, बस एक्स की जगह लीनियर एक्स लिखा है। तो इसमें भी इस ब्रैकेट में एक्स जो लिखा है उसकी जगह यहाँ लीनियर एक्स लिखा है। तो दैट मीन्स सेम फॉर्मूला चल जाएगा विद न्यू आर्ग्यूमेंट। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यहाँ साइन इनवर्स न्यू आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 2 - 3x। बस हमें कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया +c। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो इस फॉर्मूले का ये रूल है, ये यूज़ है। या एक और देख लेते हैं सेकंड। अगर लिखा है dx अपॉन 3 + 5x dx, तो हम ऐसे सोचेंगे 1/3 + 5x लिखा है, 3 + 5x इज़ ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो एक मिनट के लिए उस लीनियर को भूल जाओ, उसको हटा के x लिखा, तो फिर हमारे पास क्या है 1/x। तो हम ये सोचेंगे 1/x किसको डिफ्रेंशिएट करके मिलता है, तो वो ln x को डिफ्रेंशिएट करके मिलता है। तो 1/x में x की जगह एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, तो सेम फॉर्मूला चल जाएगा ln वाला। बस जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा x की जगह जो भी लिखा है वो आ जाएगा फॉर्मूले में 3 + 5x। कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करोगे तो 5 + c, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया 4th पॉइंट का। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल में या फिर जैसे बोलते हैं रूल्स हो गए, तो उसमें क्या हो गया, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सम और डिफरेंस पे इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा, ये बोला गया। फिर अगर f(x) dx की जगह कुछ ft dt लिखा हो तो सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। एंड एट लास्ट व्हाट वी हैव सेड कि अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन का इंटीग्रल पता है और उसमें अगर हमने x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन रख दिया तो आई कैन यूज सेम फॉर्मूला विद न्यू आर्ग्यूमेंट, एंड बस लास्ट में हमें कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। ये हो गया। ठीक है, दिस वाज 4th पॉइंट अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल। अब आ जाते हैं 5th पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो सीरियल नंबर, फंक्शन f(x) एंड यहाँ आ गया इंटीग्रल f(x) dx। ठीक है, और +c सब में हमने यहीं ऐड कर दिया, मतलब सब में नीचे +c लिखा हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, kx +c लिख दिया। दूसरा हो गया x⁻n, और n इसमें -1 नहीं है, मतलब ये 1/x नहीं है, तो फिर इंटीग्रल हो जाएगा x⁻n+1 अपॉन n+1, ये हो जाएगा। चलो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो n अगर -1 होता तो हमें समझ में आता है, डिनोमिनेटर में 0 हो जाता तो अनडिफाइन हो जाता, इसलिए वो नहीं। थर्ड, अगर ये n -1 हो जाए उसका मतलब क्या है कि ये 1/x हो जाए, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ln mod x। ठीक है, अब देखो बुक्स में मॉड नहीं लगा रखा होगा तो भी चलेगा, मतलब थियोरेटिकली तो mod x आना चाहिए, क्योंकि mod x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, ln mod x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। तुम दोनों केसेस लेके देख सकते हो अपने आप। एक बार x पॉजिटिव एक बार x नेगेटिव लेके दोनों केसेस लेके देख सकते हो। बट जैसा मैंने बोला कि मैक्सिमम जगह पे यू विल फाइंड के दे विल नॉट पुट मॉड, तो ठीक है,
अब ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी ऑप्शन में एक में मॉड है और दूसरे में मॉड नहीं है तो मॉड वाला करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स, बट अगर मॉड वाला ऑप्शन ही नहीं है तो फिर विदाउट मॉड के भी चल जाएगा। अब जब भी हम ऐसे बोलेंगे कोई ना कोई बच्चा क्या बोलेगा कि अगर नन ऑफ दीज भी है और मॉड भी नहीं है तो फिर तो भी विदाउट मॉड वाला ही चलेगा। ठीक है। फोर्थ, साइन एक्स फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, तो कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे तुम वो सोच लो सारे फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने फंक्शन के जो डेरिवेटिव थे, हमने डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही एक लिस्ट बनाया था, उसमें फर्स्ट कॉलम में एफ एक्स था, सेकेंड कॉलम में उसका डेरिवेटिव था। यहाँ पे काइंड ऑफ सेकेंड कॉलम तो इधर आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम इधर आ जाएगा, क्योंकि ये उल्टा प्रोसेस है। ठीक है। तो डेरिवेटिव में क्या क्या आता है, सेक स्क्वायर आता है, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स भी आता है, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स भी आता है। तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो उस माइनस के लिए माइनस कॉस एक्स, कॉस सीधा सीधा साइन को डिफ्रेंशिएट करके मिल जाता है। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी सेड कि सभी में प्लस सी अपने आप जोड़ लेना, या यहाँ पे लिखने का मतलब है सब में हमने जोड़ रखा है ऑलरेडी। सेक स्क्वायर एक्स किसके डेरिवेटिव से आता है, टेन एक्स के। सेक एक्स टेन एक्स किसके डेरिवेटिव से आएगा, सेक एक्स के। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर और बना लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस सी इज एडेड। कितने हो गए थे, 9। तो साइन कॉस सेक स्क्वायर, सेक इंटू टेन आ गया, कोसेक स्क्वायर आ गया, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किसके डेरिवेटिव से आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स के। ठीक है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। फिर ई रेज टू पावर एक्स किसके डेरिवेटिव से आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स, अब तुम सोचो ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन ए होता है। तो अगर ए रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन ए लिखा होगा तो उसका इंटीग्रल ए रेज टू पावर एक्स होगा, बट यहाँ एल एन ए तो लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एल एन ए तो कांस्टेंट है, हम उसे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए रेज टू पावर एक्स अपॉन एल एन ए। ठीक है, जैसे 5 रेज टू पावर एक्स है तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर एक्स अपॉन एल एन 5, ये हो गया। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो साइन इन्वर्स के डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला होता है, और कॉस इन्वर्स में माइनस ऑफ इतना आता है, तो अगर मैं माइनस कॉस इन्वर्स के साथ ले लूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ऐसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आता है, टेन इन्वर्स एक्स, या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स, फिर 1/mod एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स से। ठीक है, और भी हम देख सकते हैं एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, हमने बोला था किसका डेरिवेटिव है, ये एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो वहाँ से आ गया।
16 में हमने ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कांस्टेंट, मतलब c ले लिया, कोई भी कांस्टेंट या वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेसिकली। और इनके अलावा तो बस इतने से ही काम चल जाएगा। ये हमने लिस्ट अच्छी तरह याद कर लिया। सो दिस वाज 5th पॉइंट। 6th पॉइंट में क्या है, देखो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में काफ़ी, हम ये बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन तो कोई भी फंक्शन तो हम थोड़ा सा उसमें ऐसा भले ही हो सकता है क्वेश्चन लेंदी हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। डिफरेंशिएशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड चेन रूल ऑल्सो, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे हमने बोला कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में। एक तो देयर आर मैनी फंक्शंस विच आर नॉन इंटीग्रेबल, ये ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आज तक नहीं पता है हमें क्लोज्ड फॉर्म में। क्लोज्ड फॉर्म में मतलब कुछ कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसका हम इंटीग्रेशन सीरीज़ के फॉर्म में निकाल सकते हैं, बट क्लोज्ड फॉर्म में नहीं है। क्लोज्ड फॉर्म में मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में नहीं है। वो ये सब क्या बातें चल रही हैं ये जानने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो बस ये समझो देयर आर फंक्शंस विच आर कॉल्ड नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, जिसका इंटीग्रल आज तक नहीं पता, ठीक है। अब तुम ऑफ कोर्स तुम्हारे दिमाग में फिर क्वेश्चन क्या उठना चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है कौन सा नहीं है। तो ये जानने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, ये तो बस मतलब लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं विच आर नॉन इंटीग्रेबल। और दूसरा चीज़ ये कि तुम्हें उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी भी, बिकॉज अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया गया है और तुमसे बोला गया कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो ऑफ कोर्स वो इंटीग्रेबल ही होगा। उस पर हम क्वेश्चन पे शक नहीं करेंगे, पता नहीं ये इंटीग्रेबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया गया है तो वो इंटीग्रेबल ही होगा अगर उसने इंटीग्रेशन पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हम भी आगे चल के करेंगे कि उसने एक इंटीग्रल दिया I1, दूसरा इंटीग्रल दिया I2, अब वो बोले कि I1 अपॉन I2 बताओ, तो दैट मीन्स कि उस वाले केस में हमें इंटीग्रल नहीं पता है। तो मतलब अगर वो फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है तो भी चल जाएगा, बस हमें करना क्या है कि एक इंटीग्रेशन से दूसरे इंटीग्रेशन तक जाना है, एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से रिलेट करना। तो एक ये क्लास ऑफ क्वेश्चन तो है कि हमें जिसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी अगर उसने कभी भी ये बोला कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन, या फिर उसने इंटीग्रल का वैल्यू पूछ लिया, तो फिर वो डेफिनेटली इंटीग्रेबल होगा ही होगा, हमें उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें क्लिक नहीं करा तो हम उसमें और अलग अलग मेथड लगाने की सोचेंगे रादर देन कि हम क्वेश्चन पे शक करने लग जाएं कि इंटीग्रेबल है या नहीं है। एक बात तो ये होगी। अब इसी का दूसरा पक्ष क्या है कि इंटीग्रेशन में ऐसा बहुत चलता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड आके तुम्हें चैलेंज देगा कि देख ये इंटीग्रल करके दिखा। अब नाउ बिकॉज देयर इज़ नो वे टू फाइंड आउट वेदर दैट फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल और नॉट, तो हो सकता है कि हम लगे ना उसमें 4 घंटे तक और हमसे वो सॉल्व भी ना हो। और अगर नॉन इंटीग्रेबल दे दिया उसने तो फिर तो हम पूरी ज़िंदगी भर लगे रहें तो भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में देयर इज़ ए रूल कि हम कभी भी किसी से क्वेश्चन लेते नहीं, ठीक है। स्पेशली चैलेंज वगैरह नहीं लगाते। अगर चैलेंज वगैरह करोगे तो हो सकता है तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए, लास्ट में जाके पता लगा कि ये तो इंटीग्रेबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यू शुड नॉट इंटरटेन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस और चैलेंजेस। और जैसा मैंने बोला कि हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं कि कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है कौन सा नहीं है, जो हमें मिलेगा वो इंटीग्रेबल ही मिलेगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो हमेशा फिक्स्ड ही आता है। अगर मेरे से पूछे ना कि इस इंटीग्रल का आंसर क्या है, तो आंसर तो फिक्स ही आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो। मतलब मैंने इंटीग्रल निकाला, एक मेरा कुछ आंसर आया, अब मैंने 4 ऑप्शन देखे, वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा। अगर वो किसी भी से भी मैच नहीं कर रहा तो उसका 2 मतलब हो सकता है कि या तो हमने गलत किया हो, ठीक है, बट अगर हमने सही किया है, सारे स्टेप सही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आंसर दिखने में अलग अलग हो बट एक आंसर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने आंसर ऐसे निकाला, ठीक है, ये आंसर आ गया, तो
इसी को हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया ये ई रेज टू पावर एक्स बाहर लिया तो यह आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, अब ये ln ए बी हो जाएगा ln ए अलग और प्लस ln बी अलग, ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस सी। अब ln ई रेज टू पावर एक्स तो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस ln 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस सी। तो ये हो सकता है कि मैंने आंसर निकाला, मेरा इस फॉर्म में आंसर आया और ऑप्शंस में ऐसे दे रखा हो, मैं बोलूँ कि मेरा तो x कहीं आ ही नहीं रहा, केवल ई आ रहा है, तो ये वाला x कहाँ से आ गया? तो ऐसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर हमारा मैनिपुलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब मेरे को ऑप्शन से रिलेट करना भी आना चाहिए। तो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा खूब होगा, इन्वर्स में ऐसा खूब होगा कि मतलब आंसर अलग नहीं है बट आंसर का फॉर्म अलग हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमने एक फॉर्म में आंसर निकाल दिया तो हम ऐसे नहीं कि हम बैठ के यही सोचते हैं हमने गलत तो नहीं कर दिया, हम उस फॉर्म को और जो भी ऑप्शंस होगा उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एज सच अगर तुम देखोगे तो आईआईटी में कम आते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लगेगा यार दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो कम आते हैं वो बेसिकली इसलिए आते हैं क्योंकि अगर मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, मैंने बोला कि ये इंटीग्रल क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, अगर वो ऑप्शन ज़्यादा कम्बरसम नहीं है तो एक स्टूडेंट ऐसे कर सकता है कि वो इंटीग्रेट करने की बजाय ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करके देख ले, तो जो भी आंसर होगा उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के साथ मैच कर जाएगा। तो विदाउट इंटीग्रेशन के भी इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आते ही नहीं। ऑफ कोर्स अगर ऑप्शंस में बड़े बड़े ऑप्शंस हों, बड़े बड़े ऑप्शंस दे रखे हों कि बच्चा डिफ्रेंशिएट करने बैठे तो उसका 2 घंटे ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते तो हैं डेफिनेटली, इंडेफिनिट के भी क्वेश्चन आते हैं। बट अगर मान लिया ऑप्शंस ईजी हैं और रियली में ऐसा रहे तो फिर हम क्वेश्चन मान लिया पेपर में रियली में ऐसा ही हो गया कि ऑप्शंस भी छोटे छोटे हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, तो फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे नहीं उसको इंटीग्रेट करने में, फिर तो हम ऑप्शन से डिफ्रेंशिएट करके मैच करेंगे, दैट विल बी फास्टर। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द थिंग व्हाट आई वाज सेइंग कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन क्यों कम आते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन कम आने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा, अगर उसको ये देखना है कि तुम्हें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बना के उसमें लिमिट डाल देगा 0 से 1 मान लिया, तो उसमें क्या होगा कि जो लिमिट होगा 0 से 1 उसका यूज़ केवल लास्ट स्टेप में होगा, उससे पहले सारा इंटीग्रेशन मेरे को आना चाहिए, और वो जो सारा इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनिट की तरह ही पूरा सॉल्व हो रहा होगा। जो वो इनडेफिनिट की तरह पूरा सॉल्व हो रहा होगा उसी के बाद बस लिमिट का रोल लास्ट उसमें रह जाएगा। और लिमिट लगाने से क्या होगा कि जो आंसर वो एक नंबर के फॉर्म में आएगा, तो नंबर से हम वापस फंक्शन नहीं बता सकते, मतलब नंबर को थोड़ा डिफ्रेंशिएट वगैरह कर सकते हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, इनडेफिनिट के कम आने का, बट दैट इनडेफिनिट तो तुम ये मानो कि अगर मैं पूरे IIT JEE मैथमेटिक्स में बोलें कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर तो देखो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट इंटीग्रेशन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा भी पेपर हो, कहीं का भी पेपर हो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो उसमें आएंगे ही आएंगे। जैसे हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, उसके बाद एरिया आएगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ये सब कुछ जो है वो इंटीग्रेशन बेस्ड ही है। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अपना कॉन्सेप्ट होगा वो 30% होगा, 70% उसमें इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन तो वो भी आना चाहिए। तो मतलब अगर मैं पेपर में देखें तो आराम से हो सकता है कि 5 to 10% इंटीग्रेशन ही है एक चैप्टर, और बाकी बचे हुए 90% में बचे हुए सारे चैप्टर जितने भी है ना, 25-26 और जो चैप्टर्स हैं। तो अब उसमें ऐसा भी होगा कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है 1-2, तो 1-2 ईजी भी मिल जाएंगे आराम से। कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इंटीग्रेशन का बेसिक ही ये हो गया, बेस ही हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये नहीं आता तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस गया हमारा। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा व्हाट आई वाज सेइंग कि इंटीग्रेशन देखो थ्योरी के नाम पे, जैसे हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें, थ्योरी के नाम पे तो बहुत कम है। ठीक है, अगर हम सारे जो भी टेक्निक्स हैं वो अगर हम लिखना चालू करें तो एक लेक्चर में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक तो प्रैक्टिस, कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़
काइंड ऑफ हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन मेरे को याद रखनी पड़ती हैं, काफ़ी कुछ एक्सपोजर होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। इंटीग्रेशन भी काइंड ऑफ वैसे ही है। अगर तुम खूब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा दिमाग खूब अच्छी तरीके से चलने लगेगा। 1-1.5 महीना हम छोड़ दें इंटीग्रेशन तो फिर वो घूम फिर के जीरो पे आ जाएगा। तो इसलिए एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक्सपोजर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करना, और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ऑफ कोर्स। मतलब 30% हार्डली थ्योरी होगा, बाकी जो नेक्स्ट 30-40% है वो प्रैक्टिस ही है। ठीक है, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो वापस जीरो पे आ जाएगा। लास्ट का जो 10-20% है वो फिर हिट एंड ट्रायल हो गया। ठीक है, अब कितना भी एक्सपोजर हो, यू कैन ऑलवेज गेट ए क्वेश्चन जो पहली बार ही तुमने देखा हो, तो उसमें तो तुम्हें वहीं बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं क्लिक करा तो कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कुछ ये कर दिया, हो सकता है 2 स्टेप बाद आके दिखाई देने लगे। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने क्या क्या बोलने की कोशिश किया कि इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं कि कितने आए इंडेफिनिट से, तो उन्हें दिखाई देगा ये तो बहुत कम आए, तो उन्हें कहा यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंटायर, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, और अगर ये वीक हो गया तो आगे के सारे चैप्टर गए। तो वी आर सपोज टू टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, अब इन सब बातों को हम लिख सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट 1, आंसर may be written in different form, जैसे ये हो गया। ठीक है, आंसर तो हमेशा यूनिक आएगा। पॉइंट 2, there are infinite functions which are non-integrable। ठीक है, और कौन से फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल हैं तो वो हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, so do not accept questions, ठीक है, of integration as a challenge from friends। ठीक है, 3 क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब बेसिकली क्या होगा, उसमें से जो भी फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स होगा। जैसे थ्योरी, मैंने बोला कि थ्योरी तो हम 1-2 लेक्चर में लिख सकते हैं, ये ठीक है, हार्डली 1 लेक्चर लगेगा अगर हम सारे टेक्निक्स लिखें थ्योरी इंटीग्रेशन के, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। फिर भी ये 5-6 लेक्चर तो चलेगा। तो बाकी लेक्चर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स हैं, उनको हम एज ए, जैसे बोलते हैं ना कि पॉइंट बना के पढ़ा देंगे कि, या मॉडल बना के पढ़ा देंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे ऐसे ही करना है। इस तरह की चीज़ें। बाकी टाइप्स जिसे बोलते हैं ना कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उस तरह की चीज़ें होगी। बट प्रैक्टिस तो तुम्हारे हाथ में है, जैसा हमने बोला। बाकी हमने पॉइंट 4 बोल ही दिया कि शुरू में, जैसे यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है तो हम पहले एक को इंटीग्रेट कर लें फिर दूसरे को इंटीग्रेट कर लें, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो शुरू में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं ना। तो अगर शुरू में हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला ना कि जो ऑप्शन आंसर आए हमारा, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर करके देख लें कि आंसर आया नहीं आया। ठीक है,
अब हम चलते हैं आगे एंड नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है, एंड मेथड वन इज यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस और फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या है इंटीग्रेशन करने का, कि हम बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं और एलिमेंट्री मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो हमने चार्ट बनवाया था कि ई रेस्ट पर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर एक्स होता है, उस तरह के फॉर्मूले यूज़ करें और कुछ भी यूज़ नहीं करें, और बाकी मैनिपुलेशंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम अपने दिमाग में वो जो चार्ट है वो छपा होना चाहिए कि मेरे को ये इंटीग्रेशन आते हैं। जो भी हमने अभी तो 10-15 लिखाए थे ये वाले, ठीक है, ये जो हमने 10-15 लिखाए थे ये याद होने चाहिए, और बाकी तो अपना वो हो ही गया कि जो बेसिक मैनिपुलेशन है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की वो सब याद होनी चाहिए। उन्हीं सब को अप्लाई करके बस आई विल ट्राई कि यार ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको क्या मैं किसी फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या डायरेक्टली। सबसे ज़्यादा वो चीज़ हम सोचेंगे, उसके बाद विल थिंक ऑफ समथिंग। तो try to convert the expression into one of the expression integral of which is known. Try to convert the expression into one of the expressions, ठीक है, integral of which is known। ये ठीक है, one of the expression means formula, जो भी फॉर्मूला है उसके फॉर्म में हम सोचेंगे। ठीक है, अब ये देखो इंटीग्रेशन में क्या है कि जैसे ये जो हम जो अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, तुमने एक बार क्वेश्चन कर लिए, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2-4 दिन बाद हम वापस एक बार ओरली करने की कोशिश करें। हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या स्टेप कर रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें काफ़ी कुछ मिस हो जाएगा, नहीं याद आएगा कि पहले क्या किया था। तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो। तो ऐसी जब 2-3 साइकिल चलाओगे उसके बाद तुम्हारे दिमाग में फ्लुएंटली आना चालू हो जाएगा कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन जो है वो मैं बिल्कुल ऐसे चाहता हूँ कि पहली बार मैं ही करूँ बस और खूब टाइम लगाएं उसमें। ऑफ कोर्स मैनिपुलेशन में क्वेश्चन में हमें टाइम तो लगाना चाहिए, बट जो किए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम बार बार कर सकते हैं जब तक हमें अच्छी तरह कमांड ना हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस भी आने चाहिए, उसके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी तो जैसे मैंने बोला ना कि अगर हमें मैनिपुलेशंस मान लिया एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना रहा तो हमें दिक्कत होगी क्वेश्चन को समझने में। थ्योरी के नाम पे तो इंटीग्रेशन बहुत कम है, बाकी सारा कुछ मैनिपुलेशन है। तो सेम चीज़ को अगर हम 2-3 बार भी रिवाइज करें ना तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में उसने इंटीग्रेशन क्या लिखा है 2x इंटू e⁻x इंटू dx। अब देखो सिंपल मैनिपुलेशन क्या है, अगर केवल 2x होता है या केवल e⁻x होता है तो हम इंटीग्रेट कर देते इसको आराम से, बट यहाँ तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कोई बात नहीं है, हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 2e⁻x इंटू dx। अब ये a⁻x वाला फॉर्मूला हो गया, तो a⁻x का फॉर्मूला क्या होता है a⁻x अपॉन ln a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बस यही आंसर हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, a⁻x dx इज इक्वल्स टू a⁻x अपॉन ln a प्लस c, ये फॉर्मूला यूज़ किया तब आंसर आया। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 1 प्लस cos² x अपॉन 1 प्लस
कॉस 2x। तो ऑफकोर्स कहीं के भी मैनिपुलेशन में हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब इस कॉस 2x को चाहे तो चलो पूरा ही लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, dx बराबर हाफ बाहर भेज दिया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया, केवल नीचे ये बचा ना, 2 को बाहर भेज दिया, कांस्टेंट है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का प्लस x प्लस सी, यही आंसर हो गया। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब देखो ये याद आ जाना चाहिए, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, वो यही होता है सीधा सीधा। तो दिस इज नथिंग बट cos 2x। cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x का। तो अगर cos x लिखा होता तो आंसर sin x आता। यहाँ पे cos 2x है, मतलब x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो sin 2x आ गया, बस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c, ये हो गया। ठीक है, तो हमने कौन सी चीज़ लगाई यहाँ पे? f ऑफ ax प्लस b वाली। ठीक है, क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स dx। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसे लिखा नहीं दिया, cot स्क्वायर को लिख लिया 1 अपॉन tan स्क्वायर, फिर एलसीएम ले लिया, तो ये ऐसे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 कैंसिल, नीचे जो tan स्क्वायर एक्स है वो ऊपर चला गया, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब फिर सोचो tan स्क्वायर एक्स किसके डेरिवेटिव में आता है? किसी के डेरिवेटिव में नहीं आता tan स्क्वायर एक्स डायरेक्टली। तो tan स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आराम से विदाउट रूट वूट के सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए अब इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया। अब आ गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही आंसर आ गया। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच सेज e रेज टू पावर 5 ln x माइनस e रेज टू पावर 4 ln x 3 ln x माइनस e रेज टू पावर 2 ln x इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ln x रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं, ln x रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। मतलब ये तो ln का ऐसे पावर में चला जाएगा, वही यूज़ कर रहे हैं, ln x स्क्वायर dx। e और ln ऐसे चला जाएगा चारों जगह। सो दिस विल बी x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर ऊपर से हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा और नीचे भी ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो किसका इंटीग्रेशन बचा? एक्स स्क्वायर। एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यही आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। e रेज टू पावर ln x रेज टू पावर a लिख लिया प्लस e रेज टू पावर ln a रेज टू पावर x dx, ऐसे लिख लिया, विच इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर a प्लस a रेज टू पावर x dx। अब देखो x रेज टू पावर a जो है वो तो हो गया वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट,
तो उसमें तो एक्स रेज टू पर एन वाला फॉर्म लग जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा एक्स रेज टू पर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। ए रेज टू पर एक्स का फॉर्मूला, तो ए रेज टू पर एक्स अपॉन एल एन ए होता है प्लस सी। यही आंसर हो गया। दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस। तो दिस वाज 6th क्वेश्चन। अब हम जाते हैं 7th क्वेश्चन पे, विच इज cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिख दें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x का ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब सेपरेट कर दें, तो पहले वाले में तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स बचेगा। दूसरे में साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बचेगा डी एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स प्लस सी। यही आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इसी का मेथड 2 हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि cos 2x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x बाई 2 होगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं साइन 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वो ऊपर चला जाएगा, 4 cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। सही है, तो एक कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा 4 टाइम्स कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट 2x इंटू दूसरा हो जाएगा कोसेक 2x इंटू डी एक्स। अब देखो कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स होता तो वो तो होता माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है, दोनों जगह x की जगह 2x लिख दिया, दैट मीन्स सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। तो माइनस 4 टाइम्स कोसेक 2x, बस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी। ये आंसर है, तो वो भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब ट्रिग्नोमेट्री से यू कैन सी कि दिखने में अलग अलग आंसर लग रहा है बट है एक ही। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा रखा है tan x प्लस कॉट एक्स 2 कोसेक 2x होता है, तो वो यही आ जाएगा। 2 कैंसिल करने के बाद 2 कोसेक 2x और माइनस कॉमन ले लिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे था जब हमने इसको इस फॉर्म में किया a माइनस बी अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऊपर ऐसे कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें ये a हो गया, ये b हो गया, तो ऊपर a प्लस बी हो गया, नीचे a इंटू बी हो गया, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, दूसरी जगह एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पर एन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एक्स रेज टू पर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस सी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन एक्स रेज टू पर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली हो गया tan इनवर्स एक्स। यही आंसर हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 4 cos साइन। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 cos x बाई 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन
21/2x dx। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें एक 2 ऐसे छोड़ा और 2 cos x/2 और साइन 21/2x, मतलब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी दो को ले लो। बाई टू वाले लेने से क्या होगा कि बाई 2 से छुटकारा मिल जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2 sin a cos b, होता है साइन में सम, तो 21 और 1 22/2 मतलब 11x, प्लस साइन में डिफरेंस, तो 21 में से 1 क्या 10x इंटू cos x dx, ये हो गया। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी करोगे तो 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2 ये आ जाएगा, दिस माइनस दिस बाई 2 ये आ जाएगा। अब वापस दिस इज इक्वल्स टू 2 sin 11x इंटू cos x और 2 sin 10x इंटू cos x dx, ये हो गया। फिर वही 2 sin a cos b का फॉर्मूला, तो पहला हो जाएगा साइन में सम, तो 12x प्लस साइन में डिफरेंस 10x, दूसरे वाला हो जाएगा साइन में सम 11x प्लस साइन में डिफरेंस 9x इंटू dx। अब ये 4 साइन के टर्म्स आ गए। साइन किसका डेरिवेटिव होगा, माइनस कॉस का, तो सभी में साइन एक्स के अंदर देखो लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसीलिए साइन एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 12x/12, दूसरा हो जाएगा माइनस कॉस 10x/10, तीसरा हो जाएगा माइनस कॉस 11x/11 माइनस कॉस 9x/9 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा हो बट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस साइन 2x। अब देखो फिर ट्रिग्नोमेट्री से अगर याद करोगे तो 1 प्लस साइन 2x, बेसिकली इस साइन 2x को लिख लिया 2 sin x cos x और इस 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू कॉस x। तो ये तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये तो कुछ ऐसे आ गया, 2 तो हमने बाहर निकाल दिया, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन और साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर dx, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा, साइन प्लस कॉस कैंसिल। अब ये हो गया कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, तो a माइनस बी ए प्लस बी जैसी चीज़ हो गई, तो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर dx। अब चाहो तो इसको एक ही झटके में लिख दो cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन पता है। अब अगर ये cos 2x स्क्वायर होता तो नहीं कर पाता डायरेक्टली, बट ये बिकॉज लीनियर है तो इसलिए साइन 2x हो जाएगा, बस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया प्लस c, तो 2 कैंसिल, सिंपली साइन 2x प्लस c, ये हो गया आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है इसमें, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 विच सेज 3 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू dx। ठीक है, अब इसमें क्या करें, एक तरीका तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से हमने क्या किया, साइन एक्स कॉमन निकाला, तो ये हो गया 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx।
ठीक है, अब क्या करें, एक तरीका तो इसको हम कर सकते हैं कि इस कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं उल्टा, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर 3 इंटू 1 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब डी एक्स। किसका फॉर्मूला हो गया ये? साइन 3x का। साइन 3x का मतलब क्या, साइन का लीनियर टर्म आ गया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस x की जगह 3x लिखा है विच इज़ ए लीनियर एक्सप्रेशन, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, तो माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x डिग्री लिखा है, ये x के पास 0 नहीं लिखा है, x डिग्री है, तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, यहाँ पे ये x की बजाय अब क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स, तो न्यू आर्ग्यूमेंट, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी, सो दिस इज 180 अपॉन पाई साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स प्लस सी। इस अंदर वाले को x डिग्री लिख दिया वापस, वो चलेगा, बट ये आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओपन कर दिया, 2x अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस डी एक्स। अब देखो ये जो x का टर्म है वो यहाँ पे आ रहा है, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे, तो उसको हमने ब्रेक कर दिया, दिस विल बी इक्वल्स टू, पहले में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स बचा, दूसरे में ये एक्स कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा डी एक्स। नाउ इट इज फेयरली सिंपल, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। Next question is question number 14, that is x upon 2x plus 1 dx। देखो कहीं पे भी अगर पूरे मैथमेटिक्स में अगर यह आए कि ऊपर नीचे सेम वेरिएबल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वेरिएबल को हटा देते हैं डिनोमिनेटर क्रिएट करके, और उसके बाद सोचते हैं कि कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है कि कभी किसी किसी केस में इसका फ़ायदा ही ना हो, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो गया x अपॉन एक्स प्लस हाफ। अब ऊपर नीचे x हो गया, तो हम न्यूमरेटर वाले x को हटाएंगे डिनोमिनेटर क्रिएट करके, तो ऊपर वाले x में हमने क्या किया, हाफ जोड़ा, हाफ घटाया, एंड x प्लस हाफ डी एक्स, अब सेपरेट कर दिया, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, पहले वाले में तो कैंसिल हो गया, दूसरे वाले में आ जाएगा हाफ अपॉन एक्स प्लस हाफ डी एक्स। अब देखो ये हाफ तो कांस्टेंट है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है,
तो एक तो हाफ बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x, ये जो हाफ है दैट इज़ नथिंग बट ए कांस्टेंट, इसको भी बाहर निकाल दिया। अब बचा 1/x प्लस हाफ। 1/x प्लस हाफ जो है, x प्लस हाफ देख के मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि लीनियर है। लीनियर है तो इसको हटा के हमने x सोचा, अपने दिमाग में विजुलाइज किया। x प्लस हाफ को हटा के अगर हम x लिखेंगे तो 1/x आएगा। तो 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है? ln mod x का। तो x की जगह अगर लीनियर लिखा है तो यहाँ पे भी लीनियर ही आ जाएगा। ln mod x की जगह, x की जगह हाफ लिखा है तो x प्लस हाफ, x का कोफिशिएंट 1 है तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही आंसर हो गया, प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 1/x प्लस 1 मान लिया लिखा है, अगर ऐसे लिखा है ना 1/x प्लस 1, तो ये लीनियर नहीं बोला जाता, दिस इज नॉट लीनियर। लीनियर तो केवल ये है डिनोमिनेटर वाला। तो 1/x प्लस 1 को हम ऐसे नहीं हम सोचेंगे x रेज़ टू पावर n का फॉर्म लग जाएगा इसके ऊपर, नहीं लगेगा, लीनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 विच सेज sec 2x minus 1 upon sec 2x plus 1 dx। ऊपर नीचे cos 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। नाउ रिकॉल कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का होता है फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और हमने बोला था कि इस फॉर्मूले में वी कैन इंटरचेंज टेन स्क्वायर एक्स एंड cos 2x। तो अगर हम यहीं से टेन स्क्वायर एक्स निकालें तो वो cos 2x के टर्म्स में आएगा, और जो एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ नथिंग बट टेन स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर आ गया। टेन स्क्वायर वाला क्वेश्चन अभी किया था, सीधा तो ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, बट इसको आई कैन कन्वर्ट इनटू सेक स्क्वायर माइनस 1 में। अब जो इसका इंटीग्रेशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आंसर आएगा, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 विच इज़ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 dx। फिर वही सेम लॉजिक कि अगर ऊपर नीचे x है तो न्यूमरेटर वाले x से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर जनरेट किया। तो नीचे अगर x माइनस 2 है तो ऊपर भी x माइनस 2 बनाया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, माइनस 4 आ गया, बट आई रिक्वायर माइनस 1, तो प्लस 3 लिख लो। तो यहाँ से माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 बच जाएगा। अब एडजस्ट हो गया, अब सेपरेट कर दिया तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 2 बचा, 3 अपॉन x माइनस 2 dx। 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन लीनियर ln mod x, तो ln mod x माइनस 2 प्लस c। x का कोफिशिएंट 1 है तो उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा, मतलब अपॉन 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x dx। अलग अलग कर दो तो आ जाएगा e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x dx। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x होता है। e रेज टू पावर माइनस एक्स को भी हम लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ax प्लस बीटा है, जिसमें a की वैल्यू -1 हो गया, b की वैल्यू 0 हो गया, तो सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा, बस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c।
अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी. दिस इज द आंसर. सो दिस इज 17th क्वेश्चन. क्वेश्चन 18. क्वेश्चन 18 बेसिकली क्या लिखा हुआ है, उसने ऐसे बोला है कि साइन प्लस कॉस अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स. बस यही क्वेश्चन है. इसके बाद इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बोला कि कॉस प्लस साइन इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, वो क्यों बोला है वो भी समझ में आ जाएगा. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन प्लस कॉस रूट ओवर, ये अभी हमने बोला था साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस अपॉन रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, तो इसलिए मॉड साइन प्लस कॉस आएगा. अब इसकी जरूरत आएगी कि अगर साइन प्लस कॉस पॉजिटिव है तो नीचे से मॉड हट जाएगा, वन डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन एंड दैट इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx. ऊपर जो है वो डबल डबल एंगल लिखा है, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लिख दें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. 1 1 कैंसिल, 2 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cos x, मतलब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, तो ऑफकोर्स a प्लस बी बचेगा, cos x प्लस cos अल्फा dx. अब देखो इसमें हम ध्यान देंगे कि cos x में, cos x तो वेरिएबल है, cos अल्फा जो है उसका इंटीग्रेशन में हम sin अल्फा नहीं बोल देंगे, दैट इज़ ए कांस्टेंट. तो इंटीग्रेशन कैसे आएगा, ट्वाइस ऑफ cos x का इंटीग्रेशन तो sin x आएगा, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो kx आएगा, तो cos अल्फा तो हमारा बेसिकली k की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए x आएगा. तो hence this will be the answer. So this was question number 19. Question number 20 says x raised to power 6 minus 1 upon x square plus 1 dx. अब देखो हमारा दिमाग कैसे काम करना चाहिए. x raised to power 6 जो है वो बेसिकली, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, सीधा सीधा डिवाइड कर दिया तो कोशेंट अलग निकल जाएगा, प्लस रिमाइंडर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम डिवाइड कर दें तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो ये हो गया. डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसकी बजाय थोड़ा सा हम शॉर्टकट मार सकते हैं. इफ़ आई एम एबल टू ऑब्जर्व कि एक्स रेज़्ड टू पावर 6 तो एक्स स्क्वायर का क्यूब होगा, ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर का क्यूब होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 लिख लिया, ये तो -1 है, तो +1 और -2 लिख लिया. ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा अभी पता लग जाएगा. एक्स स्क्वायर का क्यूब +1 अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया. ठीक है, अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, तो ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 जैसी चीज़ हो गई. तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये बचेगा. अब टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर लिया. एक्स रेज़्ड टू पावर 4 का इंटीग्रेशन
एक्स रेज टू पावर 5/5, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस एक्स माइनस 2, 1/x² + 1 कितना होता है tan इनवर्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। सो दिस इज आवर 20th क्वेश्चन। आगे 21st क्वेश्चन। तो 21st में न्यूमरेटर में क्या लिखा है, sin³ x प्लस cos³ x होल डिवाइडेड बाई sin² x इंटू cos² x dx। एक तरीका तो ये हम दोनों को अलग कर दिया, एक sin², एक साइन कैंसिल हो गया, तो एक साइन बचा अपॉन cos² x प्लस इधर एक cos² कैंसिल हो गया, तो cos x अपॉन sin² x dx। नाउ साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x, कॉस जो दूसरा बच गया उसको ऊपर लाएंगे तो sec x प्लस कॉस अपॉन साइन एक हो गया cot x इंटू cosec x। अब ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले हो गए, tan x इंटू sec x का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रल हो गया sec x, दूसरे का इंटीग्रल हो गया माइनस cosec x प्लस c, ये आंसर हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, x⁴ प्लस x² + 1/2 1 + x²। तो देखो ये जो x² + 1 है और नीचे x² + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम ऐसे लिख लें क्या, x⁴ में से अगर हम 1 घटा दें तो उसके फैक्टर आ जाएगा x² + 1 x² - 1। तो हमने x⁴ -1 किया, +1 किया, प्लस x² + 1। देखो ये x² + 1 ये लिखा हुआ है, x⁴ में हमने 1 घटाया और 1 जोड़ दिया, ऐसे लिख दिया। अब सबको अलग अलग कर दिया, हाफ ऑफ पहला हो जाएगा x² - 1 x² + 1 अपॉन x² + 1, इसको फैक्टराइज करने से दूसरा हो जाएगा 1/x² + 1, तीसरा हो जाएगा 1। दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये कैंसिल हो गया, तो x² - 1 प्लस 1/x² + 1 + 1 dx। तो ये और ये कैंसिल, तो दिस इज हाफ ऑफ, इस x² का इंटीग्रेशन x³/3 और इस 1/x² + 1 ऐसे हो गया, यही आंसर हो गया। अच्छा, ऑफ कोर्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं आराम से कि हमने क्या किया, पहले 2 को क्लब कर लिया, उसमें से x² कॉमन ले लिया, तो x² + 1 प्लस 1/2 x² + 1 dx ऐसे हो गया। अलग अलग कर दिया तो हाफ तो बाहर चला गया, ये वाला x² + 1 कैंसिल हो गया, केवल x² और 1/x² + 1 अलग हो गया, वो भी एक ही बात है। दिस वॉज 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें इंटीग्रेशन 1 - sin 2x इंटू dx, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin 2x को ले सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो x² का स्क्वायर रूट विल बी mod x, तो ये हो जाएगा mod x, ठीक है। अब देखो आंसर देने का क्या क्या तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे बोलें कि दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x dx,
इफ साइन माइनस कॉस इज पॉजिटिव, और केस 2 इफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज नेगेटिव, तो फ्री हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव है तो ये आंसर आ गया, अगर वो पॉजिटिव है तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा भी हो सकता है कि बुक वाला जो है, मतलब बुक में या इवन एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है कि वो मॉड ना लगाएं, मतलब इंटरवल का ध्यान ना रखें, ऐसा हो सकता है। और केवल ये आंसर दे दें तो भी चलेगा, केवल ये आंसर दे दें तो भी चलेगा। ठीक है, कंडीशनल भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन में कुछ इस तरह की कंडीशन डाल के दे दे तो भी हो जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों आंसर में दिस इज माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इन दोनों आंसर को मिला के हम आंसर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, इधर एक माइनस एक्स्ट्रा, इधर एक प्लस एक्स्ट्रा है। ये माइनस कब आया, जब साइन माइनस कॉस पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस नहीं आया जब साइन माइनस कॉस नेगेटिव है। तो हम देखो इसको आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लिखा सिग्नम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो ये दिखने में इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, बट ये बस केवल ये बता रहा है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये सिग्नम ऑफ दिस वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब इसकी जगह 1 लिखा होगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इस पूरे की जगह 1 लिखा होगा, बस ये बता रहा है और कुछ नहीं। और इसके आगे हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को मिला के। अब फिर मेरे को केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइन माइनस कॉस नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा -1, उसका ये माइनस माइनस +1, तो आंसर केवल कितना हो गया, साइन प्लस कॉस प्लस सी, तो ये वाला आंसर आ गया। और अगर ये नेगेटिव हुआ, सॉरी अगर ये पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम ऑफ दिस विल बी 1, तो माइनस ऑफ दिस आंसर आ गया, तो ये वाला आंसर आ गया। तो बोथ आंसर विल बी टेकन केयर। दिस वॉज 23। 24 साइन रेज़्ड टू पावर 6 प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 6 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx। देखो एक तरीका तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, ये जो है इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह ट्रीट कर लिया, मतलब साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, कॉस स्क्वायर का क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी एक्स, विच इज़ 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 डी एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2x -3 dx। सो दिस इज 4 कोसेक स्क्वायर 2x -3 dx। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट। तो अगर x की जगह 2x लिखा है तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, -4 कॉट 2x, बस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -3x प्लस c। यही आंसर हो गया। थोड़ा सा बस टेक्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है,
रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू, हम देखो ऐसे कर सकते हैं, रूट एक्स प्लस 1, इसमें से रूट एक्स कॉमन निकाला तो ये हो गया एक्स रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी रूट एक्स कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये और ये कैंसिल। एक्स रूट एक्स माइनस 1 को हम ऐसे ले सकते हैं रूट एक्स का क्यूब माइनस 1, रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, बाकी एक रूट एक्स आ गया, तो यह आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1 इंटू, हाँ, रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इतना, तो दिस इज रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज कर लिया, क्या आ जाएगा फैक्टराइजेशन, एक आ गया रूट एक्स माइनस 1 ये दोनों कैंसिल, ए प्लस बी ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। तो अल्टीमेटली कट पिट के बस इतना बचा, दैट एम्प्लाइज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया। बस रूट वूट देके कुछ बच्चे ऐसे डर गए होंगे, ठीक है, तो बड़ा अगर एक्सप्रेशन दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम 2-4 कलम वलम चलाएं तो हो सकता है कि काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे इसमें हो गया।